हेलो एवरीवन। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स का दूसरा वीडियो है। जैसे कि कल सेकंड पार्ट है, कल फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था और मैंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार है ये दो पार्ट्स में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो कल के पार्ट में हमने जनरली ये जाना कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कहाँ से हमने इसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझते हुए और दो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए थे। एक तो राइट टू इक्वालिटी कवर कर लिया था और दूसरा हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया था। ये दोनों हमारे टॉपिक हो गए थे। ठीक है, अब जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पे विरुद्ध होगा, अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 23 से 24 में आता है। तो क्या कहते हैं ये दोनों आर्टिकल 23 और 24 क्या कहते हैं? सबसे पहले अगर आर्टिकल 23 की बात की जाए तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे क्या बोला है कि मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन का मतलब क्या हुआ? मानव तस्करी, और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फोर्स लेबर, बेगार वगैरह भी आप कह सकते हो कि बिना मजदूरी दिए काम करवाना। तो ऐसी चीज़ों पर आर्टिकल 23 प्रतिबंध लगाता है। ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन का क्या मतलब है? कि मानव को वस्तुओं की तरह बेचे जाना। एक तरह से आप सिंपली ये कह सकते हो कि स्लेवरी सिस्टम पर रोक लगाता है ना। जो स्लेवरी सिस्टम होता है उस पर भी ये प्रतिबंध लगाने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 सिंपली क्या कहता है कि जो भी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं अप टू 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक के बच्चों को, इनको फैक्ट्रीज वगैरह या आप यूं कह सकते हो कि खतरनाक कार्यों में, जो भी हजार्डस वर्क होते हैं, इनमें कार्य करने से रोका गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 जो है, अनुच्छेद 24, ये बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। इसका जो आर्टिकल का लेना है वो बाल मजदूरी से है कि ये बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है ना। इसमें सर्कस वगैरह भी आ जाता है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग सर्कस। और जहाँ तक बात करें जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो नाटक में या फिल्मों में काम करते हैं तो वो बाल कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, उसको आर्ट का पार्ट माना जाता है, डेट इज़ द पार्ट ऑफ आर्ट। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद अगला राइट आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अभी आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 25 यहाँ पे क्या कहता है? ये देखो, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल 25 में क्या है कि आप जिस किसी भी रिलीजन को मानते हो उसे मानने का, है ना, कॉन्साइंस ऑफ रिलीजन एंड प्रोपेगेशन, इन सब का अधिकार आपको देता है। उस रिलीजन के प्रचार प्रसार का, उसको मानने का, ये सारा का सारा अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26, टू मैनेज, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो आपके धर्म से संबंधित जो भी कोई मामले होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स वगैरह, उनको आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं और आपको आर्टिकल 26 के अंतर्गत ये राइट मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 27 की बात की जाए कि अनुच्छेद 27 क्या है? ठीक है ना, तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, स्टेट यानी कि राज्य, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, स्टेट गवर्नमेंट से होता है, लोकल गवर्नमेंट से होता है। तो स्टेट कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जो किसी रिलीजन के स्पेशल प्रमोशन के लिए हो ना। तो स्टेट किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और वहीं आर्टिकल 28 की बात करें तो 28 क्या कहता है कि कोई भी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शैक्षिक संस्थान, अगर कोई भी शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ कंडक्टेड बाय स्टेट, जो कि राज्य द्वारा पोषित है, जो कि राज्य द्वारा पोषित है, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो धर्म संबंधी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो इस इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये आपका आर्टिकल 28 है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हो वो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आपके 25, 26, 27, 28 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राइट टू अगला जो है आपका, ये है आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। तो आप इसको हिंदी में क्या कहोगे, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो ये आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसमें आर्टिकल 29 और 30 आ जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो राइट्स है ना, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ये माइनॉरिटीज के राइट है, ये राइट अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक जो होते हैं वो जनसंख्या के आधार पे होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो उन माइनॉरिटीज़ के राइट्स आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों द्वारा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, के अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार, ठीक है। तो अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 के अंतर्गत इनको ये पूरा राइट मिलता है कि ये अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, कैन प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। वहीं आर्टिकल 30 इनको क्या राइट देता है, अनुच्छेद 30 इनको क्या अधिकार देता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वे अपने स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज़, और वो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 29 और 30 हो जाता है, माइनॉरिटीज से रिलेटेड हो जाती है ये, ठीक है। तो 31 कल ही हमने डिस्कस किया था कि 31 में राइट टू प्रॉपर्टी आता था, और राइट टू प्रॉपर्टी को अब वैसे भी क्या है कि हटा दिया गया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 31 है ना, 31 तो वो अब नहीं पढ़ना है। कब हटा था, 1978 में हटा था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था उसे, ठीक है। वहीं अब आर्टिकल 32 डिस्कस करते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी में आप इसे कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो ये राइट क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप कोर्ट मूव कर सकते हैं, ये आपको उपचार देता है, रेमेडीज देता है। अब आप सोचो कि अगर रेमेडीज ही ना मिले, उपचार ही ना मिले, तो कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करेगा भी तो हम क्या कर लेंगे, है ना। तो यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल 32 को सबसे महत्वपूर्ण राइट माना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा। आप यूं कह सकते हो कि अगर ये 32 ना होता तो बाकी राइट भी किसी काम के नहीं होते, बाकी राइट भी किसी काम के नहीं होते, है ना। तो इसलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। और 32 में कुछ यहाँ पे अब हम रिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मौलिक अधिकार से रिलेटेड रिट्स आता है।
तो इन रिट्स के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह के रिट्स हैं, ठीक है, और ये जो रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और यही रिट्स हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो रिट जारी करने का जो राइट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। आर्टिकल्स इनके ये रहे आपके पास। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत। तो ये कौन कौन से रिट्स होते हैं? एक होता है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आप इसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगर कोई अथॉरिटी उसको प्रस्तुत नहीं कर पाती गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, तो उसके अगेंस्ट ये हेबियस कॉर्पस रिट जारी होता है, जो कोर्ट जारी करती है कि उस व्यक्ति को तुरंत ही हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। हेबियस कॉर्पस के बाद जो आपका अगला रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस जिसे आप हिंदी में परमादेश कहते हैं, परमादेश, ठीक है। तो ये परमादेश क्या होता है? परम आदेश। मैंडामस क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी सरकारी अफसर अगर अपने कार्यों का निर्वहन करने से इनकार करे, अपने ऑब्लिगेशंस को निभाने से इनकार करे, तो उसके अगेंस्ट फिर ये मैंडामस रिट जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वो अपने कार्यों को सही से नहीं करता तो ये रिट उसके अगेंस्ट जारी होता है, मैंडामस, ठीक है। मैंडामस के बाद अगला रिट है कुओ वारेंटो। कुओ वारेंटो, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार पृच्छा। कुओ वारेंटो, अधिकार पृच्छा। अब ये क्या रिट होता है? देखो अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद को धारण कर ले, किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिसके लिए वो एलिजिबल ना हो, जिसके लिए वो योग्य ना हो, तो इस केस में उसके अगेंस्ट कुओ वारेंटो रिट जारी किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पद धारण कर ले कोई व्यक्ति जिसके लिए वो एलिजिबिलिटी ना रखता हो, योग्यता ना रखता हो, तो फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट ये रिट जारी करती है, जिसको आप कुओ वारेंटो कहते हो। कुओ वारेंटो के बाद अगला रिट देखेंगे इधर, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है ना। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन की बात की जाए तो ये तब जारी किया जाता है, जनरली ये अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में प्रतिषेध कहा जाता है, प्रतिषेध। तो ये अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करती है जब उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ना पावर के लिमिटेशन को पार कर रहा है, ठीक है ना, कि ये ज्यूरिसडिक्शन इसके अंतर्गत नहीं आता, ये न्याय प्रणाली इसके अंतर्गत नहीं आती और फिर भी इस पर सुनवाई कर रहा है। अगर कोई अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऐसा करते हुए देखता है तो जो रिट जारी किया जाता है उसे फिर प्रोहिबिशन कहते हैं, जब अपने लिमिटेशन को क्रॉस करे, पावर के लिमिटेशन को। इसके बाद आपका अगला आता है सर्टियोरेरी। अगला जो है सर्टियोरेरी है। अब ये सर्टियोरेरी को हम उत्प्रेषण कहते हैं, उत्प्रेषण। तो ये अगेन अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है जब उसको कोई केस अपने पास ट्रांसफर कराना होता है ना। वो किसी भी मामले को अपने तरफ खींचने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए ये जारी करता है अपने पास, जब उस मामले को या केस को बुलाना होता है, तो इसको आप सर्टियोरेरी कहते हो, ठीक है। तो ये आपके देखो 5 टोटल रिट्स हो गए हमारे संविधान में। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, कैदी को का प्रत्यक्षीकरण करना। मैंडामस परमादेश, जब कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, अपने ऑब्लिगेशंस को अच्छे से ना निभाए तो जारी करना। कुओ वारेंटो, जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए एलिजिबिलिटी ना रखता हो, योग्यता ना रखता हो, तो भी उस पद को धारण कर ले तो जारी करना। प्रोहिबिशन, जब कोई लोअर कोर्ट अपने लिमिटेशंस को पार करता है तो उसको रोकना, ठीक है, अपने शक्तियों के सीमा को पार करता है तो उसे रोकना। सर्टियोरेरी, केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए, मामले को ट्रांसफ़र कराने के लिए जारी करना, ठीक है। ये सारे रिट्स हो जाते हैं। अब हम फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जानते हैं। अगला पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सिंपली यहां पे मौलिक अधिकार का सीमित होना, मौलिक अधिकार का सीमित होना। तो इसके लिमिटेशन की बात की जाए तो आर्टिकल 33 और 34 इसी से रिलेटेड है।
देखो आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, आर्मी और पुलिस में जो अधिकारी होते हैं इनके लिए मौलिक अधिकार सीमित रखे जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट कभी भी कोई ऐसा रूल या लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कभी भी कोई ऐसा रूल या लॉ बना सकती है जो इनके किसी फंडामेंटल राइट को इनसे दूर करता हो, ठीक है, लिमिटेशन में रखता हो। अब जैसे इनको यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का राइट नहीं होता, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो इनको नहीं मिले होते, सेंसिटिव सेक्टर होता है, इस वजह से ऐसा एक्शन लिया जाता है, ठीक है। वही आर्टिकल 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ, मार्शल कानून लगा हो, तो वहां पर भी मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 33 और 34, आर्टिकल 33 और 34 में यही मौलिक अधिकारों के सीमित होने की बात कही गई है कि एक तो आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स के लिए मौलिक अधिकारों का सीमित होना, और दूसरा कि मार्शल लॉ जब लग जाए, ठीक है, तब मौलिक अधिकारों का सीमित होना। इसके अलावा मौलिक अधिकार और भी जगह सीमित होती हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल 358 की बात करें, आर्टिकल 358, तो अगर हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अब वो भी किसके बेस पे लगा हो, वॉर के बेसिस पे, तो जो आपका आर्टिकल 19 होता है ना, वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर के बेसिस पे लगा हो तो, ठीक है। वहीं आर्टिकल 359 क्या कहता है कि ना अदर फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, अन्य मौलिक अधिकार भी सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर इसकी घोषणा प्रेसिडेंट करे, राष्ट्रपति करे। तो राष्ट्रपति के घोषणा से अन्य फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये सारे आपके लिमिटेशन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 358, 359, ये नेशनल इमरजेंसी में जाके आते हैं एक्चुअली। ये भी नेशनल इमरजेंसी के ही दौरान होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। देखो एक वीडियो हमने बनाया था इमरजेंसी के ऊपर, वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, ठीक है, जब इमरजेंसी के ऊपर हमने लेक्चर बनाया था तो आपको इसी में मिल जाएगा। तो वहाँ भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लिमिटेशन में आ जाते हैं फंडामेंटल राइट के। तो आज के लेक्चर में आपने फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है वो अपना पूरा कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। अब आपका ये दोनों वीडियो मिला के बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है ये, तो इसको आप लोग अब अच्छे से कवर करें, ठीक है। यहाँ पे रिट्स वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको पीछे यहाँ पे पढ़ा के आया हूँ रिट्स, तो रिट्स भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग तब तक इसे कवर करो, मिलते हैं अगली क्लास से, गुड बाय।